नमस्कार। सिमर लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के हिंदू विधि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैध विवाह की शर्तें। और वैध विवाह की शर्तों के साथ कब हिंदू विवाह है वो शून्य हो जाता है और कब वो शून्य करणीय विवाह कहलाता है। आज हम शून्य विवाह कब होगा और शून्य कन्या विवाह कब होगा इसको लेके अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक कमेंट्स करें। आपका कोई सुझाव है तो वो जरूर हमें भेजें। हम आपके सुझावों का ससम्मान प्रत्युत्तर देंगे और आपके सुझावों के अनुसार कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो देखते हैं सेक्शन 5, विवाह की शर्तें। हिंदू विवाह की शर्तों में सबसे पहली शर्त है, पहले से पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। यानी हिंदू पुरुष के अगर हिंदू वर है तो उसके पहले से कोई पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदू वधू है तो उसके पहले से कोई पति जीवित नहीं होना चाहिए, यानी विवाह के समय। दूसरी जो शर्त है, दोनों पक्षकारों में से यानी हिंदू पक्षकार जो विवाह के लिए वर और वधू है, उन दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त विकृत नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी अवस्था में नहीं हो कि चित्त विकृति के कारण वो विवाह के लिए सहमति देने में असमर्थ हो। दूसरी बात, ऐसी असमर्थ अगर समर्थ है सहमति देने में फिर भी संतान उत्पत्ति के अयोग्य नहीं होना चाहिए। अगर संतान उत्पन्न करने के अयोग्य है तो वो नहीं होना चाहिए। ये विवाह की आवश्यक शर्तें, इनका होना जरूरी है। संतानोत्पत्ति अयोग्य नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कि उन्मत्तता मिर्गी का दौरा उसे बार बार न पड़ता हो। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर वधु है वो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो और वर के द्वारा 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। यानी इससे वर है तो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और वधु है तो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और चौथी जो विवाह की शर्तें हैं वो है प्रतिषिद्ध नातेदारी में नहीं होना चाहिए। यानी हिंदू विवाह के जो पक्षकार हैं वो प्रतिषिद्ध नातेदारी के भीतर नहीं होना चाहिए। और पांचवी जो शर्त है वो है हिंदू विवाह के पक्षकार आपस में सपिंड नातेदारी में नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्तें हैं, फॉलो कर रहा है विवाह के पक्षकार, तब विवाह वैध विवाह कहलाता है, वैलिड मैरिज कहलाती है। अगर इन विवाह की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो विवाह शून्य हो जाता है या शून्य करणीय हो जाता है। कब विवाह शून्य कहलाएगा और कब शून्य करणीय कहलाएगा, तो कब विवाह वॉइड होगा और कब विवाह वॉइडेबल होगा। शून्य किसको कहेंगे? शून्य का मतलब वो होता है कि जैसे विवाह हुआ ही नहीं है। अगर पक्षकार इनमें से जो शून्य विवाह की शर्तें हैं उनका उल्लंघन करते हुए विवाह करता है तो ये माना जाएगा जैसे विवाह हुआ ही नहीं हो। यानी जैसी स्थिति विवाह से पहले की होती है ठीक वैसी स्थिति माना जाता है, भले ही उसका विवाह क्यों ना हो जाए। तो यानी सेक्शन 5 का जो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 4 और 5, अगर सेक्शन 5 का 1, 4 और 5 अगर इसके उल्लंघन में विवाह किया जाता है, अगर इसके उल्लंघन में विवाह किया जाता है तो वो विवाह क्या हो जाता है? वो विवाह शून्य विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य विवाह कहलाता है। अगर विवाह शून्य करणीय है तो कौन सा? सेक्शन 2 और 3, सेक्शन 5 का क्लोज 2 और 3 के उल्लंघन में किया गया विवाह क्या कहलाएगा? शून्य करणीय विवाह कहलाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 5 का क्लोज 1, 4 और 5 अगर यानी पहले से पति या पत्नी जीवित है, प्रतिषिद्ध नातेदारी में है, सैपिंड नातेदारी में है, तो विवाह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा मानो पक्षकारों के बीच विवाह हुआ ही नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पर
हम बात करें कि पहले से पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। अगर कोई वर है, हिंदू वर, और उसके पहले से कोई पत्नी जीवित है, यानी जब वो विवाह कर रहा है और उसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, तो वह जो विवाह कर रहा है वो विवाह क्या माना जाएगा? शून्य विवाह माना जाएगा। यानी एक्स महिला के साथ वो विवाह कर रहा है, ये वधु है, और उसके पहले से कोई वाई पत्नी है, वो जीवित है, तो ऐसी अवस्था में एक्स के साथ विवाह किया गया है, वो विवाह कैसा कहलाएगा? शून्य विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऐसी मैरिज वॉइड मैरिज कहलाएगी, शून्य विवाह कहलाएगी। यानी पहली पत्नी के जीवित रहते कोई भी हिंदू पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता, यानी ये उसका क्या कहेगा? दूसरा विवाह कहलाएगा। तो पहले से पत्नी जीवित है, वो दूसरी महिला के साथ विवाह नहीं कर सकता। अगर कर लेता है तो ये जो मैरिज दूसरी की गई है, ये क्या कहलाएगी? शून्य कहलाएगी। यानी ऐसे हो जाएगी मानो इसने विवाह किया ही नहीं है, तो ये जो है वो शून्य विवाह कहलाएगा। इस वर और एक्स के साथ किया गया विवाह क्या होगा? शून्य विवाह होगा। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ जो कंडीशन है, अगर वर के द्वारा अपनी प्रतिसिद्ध नातेदारी में, जो हिंदू विवाह के द्वारा प्रतिसिद्ध कर दी गई है कि इन नातेदारियों में आपस में विवाह नहीं होगा, और अगर ऐसे वर और वधु के बीच प्रतिसिद्ध नातेदारी है, तो उनमें किया गया विवाह क्या कहलाएगा? शून्य विवाह कहलाएगा। यानी ऐसे माना जाएगा जैसे विवाह हुआ ही नहीं हो। और तीसरी जो पांचवी जो शर्त है वो ये है कि अगर वर और वधु सपिंड नातेदारी में है, सपिंड नातेदारी में है, तो उनके बीच किया गया विवाह क्या कहलाएगा? शून्य विवाह कहलाएगा। तो ये जो शर्तें हैं सेक्शन 5 की 1, 4 और 5, अगर इनके उल्लंघन में किया जाता है तो विवाह क्या कहलाता है? शून्य विवाह कहलाता है। ये शर्तें आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। और जो शून्य कनीय विवाह है, शून्य कनीय विवाह के लिए ये बताया गया है कि जो सेक्शन 5 के क्लोज 2 और 3, यानी ये वाला 2 और 3, यानी ये वाला अगर इसके अंतर्गत विवाह किया जाता है तो विवाह क्या कहलाता है? शून्य कणीय कहलाता है। शून्य कणीय विवाह किसको कहेंगे? शून्य कणीय विवाह कहेंगे किसको? शून्य विवाह का मतलब तो ये हो गया जब मानो विवाह क्या है? जीरो है, विवाह जीरो है, शून्य है, जैसे माना जाएगा जैसे हुआ ही नहीं हो, यानी उस विवाह का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैरिज ऐसी मानी जाएगी मानो हुई ही नहीं है। तो जब ऐसे हो जाएगा कि शादी हुई नहीं है तो वो क्या है? शून्य है, जीरो है, यानी हुआ ही नहीं है। शून्य कणीय कब कहलाएंगे? शून्य कणीय का मतलब है कि विवाह को शून्य घोषित करवाया जा सकता है, विवाह को शून्य घोषित करवाया जा सकता है। शून्य करणीय करने का मतलब शून्य करने के योग्य है। इन कंडीशनों में किया गया विवाह क्या कहलाएगा? शून्य करने के योग्य है। यानी पक्षकार अगर चाहे, विवाह के पक्षकार यानी वर या वधु में से अगर कोई ये चाहे कि मैं विवाह को शून्य घोषित करवाऊंगा, तो वो शून्य करवा सकता है। विवाह के पक्षकार चाहे तो विवाह को शून्य घोषित करवा सकते हैं। ऐसे नहीं होगा विवाह वैलिड हो जाएगा, विवाह हो गया वो वैलिड कहलाएगा, लेकिन पक्षकार अगर इस विवाह को नहीं रखना चाहते तो वो क्या कर सकते हैं? विवाह को शून्य घोषित करवा सकते हैं। तो न्यायालय क्या कर देगा? अगर पक्षकार वर या वधु जो भी चाहे, अपनी इच्छा से जो भी चाहे, वो क्या कर सकता है? शून्य करने के लिए एप्लीकेशन लगा देगा और न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देगा। तो ये क्या है? पक्षकारों की इच्छा पर डिपेंड करता है। विवाह के पक्षकारों की इच्छा पर कोई भी पक्षकार लगा सकता है ऐसी एप्लीकेशन, दोनों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें कि अगर विवाह हुआ ए और बी के बीच में, विवाह हुआ ए और बी के बीच में, ये वर है और ये वधु है। विवाह के समय सेक्शन 5 का क्लोज 2 और 3 क्या कहता है कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी चित्त विकृत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो अपनी सहमति देने में असमर्थ हो। मान लीजिए वधु को यही मालूम नहीं
कि उसका विवाह हो रहा है या वो विवाह के लिए अपनी कंसेंट देने में असमर्थ है, वो उससे उससे पूछा जाता है कि तेरा एक के साथ विवाह हो रहा है, क्या तू सहमत है क्या, और वो अपनी कंसेंट देने में असमर्थ है इस कारण से कि उसकी जो मस्तिष्क की दशा है वो ठीक नहीं है, वो नहीं समझती कि ए के साथ उसका विवाह हो रहा है, क्या वो सहमति दे रही है या नहीं दे रही, उसे मालूम नहीं है। अगर ऐसी अवस्था में विवाह किया जाता है तो जब भी बी स्वस्थ चित्त होगी, जब भी बी स्वस्थ चित्त हो, ये भी अपने विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकती है ए के विरुद्ध, और ए को बाद में पता लगे, या ए को बाद में ये पता लगे विवाह के बाद कि बी की मनोदशा ठीक नहीं है, तो ए जब चाहे तब ऐसे बी के साथ किए गए विवाह को क्या करवा सकता है, शून्य करणीय घोषित करवा सकता है। यानी वो कहेगा मेरे तो ये बी है वो चित्त विकृत महिला के साथ शादी होगी, इसलिए मैं ये शादी नहीं रखना चाहता, अगर मेरे को पता होता तो मैं इसके साथ आप शादी करता ही नहीं, तो मेरे को धोखे में रख दिया, ये तो पागल है, चित्त विकृत है, इसकी तो मस्तिष्क की दशा ठीक नहीं है, इसलिए मैं बी के साथ विवाह नहीं रखना चाहता। तो वो न्यायालय में ए क्या करेगा, ए आवेदन करेगा और कोर्ट उसे शून्य कन्या घोषित कर देगी, यानी शून्य घोषित कर देगी। ठीक है। अब अगर ए और बी के पास, दोनों के पास ऑप्शन है, दोनों के पास है, सेम यही स्थिति हम ये कह दें कि ए मान लो चित्त विकृति के कारण अस्वस्थ है विवाह के लिए सहमति देने में, तो बी के पास ऑप्शन है महिला के पास, वो कहेगी भाई ये चित्त विकृत व्यक्ति के साथ मैं क्यों रहूं, मुझे पता होता तो मैं शादी नहीं करती, शादी के बाद पता लगा 2 दिन बाद कि ये तो चित्त विकृत है, इसका तो मस्तिष्क ठीक नहीं है, तो वो चाहे तो बी क्या कर सकती है, अपने विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकती है। यहाँ दोनों पक्षकारों के पास ये ऑप्शन है कि जो चाहे, चाहे तो बी और चाहे ए, जैसे उनको पता लगे कि वो चित्त विकृत है या संतान उत्पन्न करने के अयोग्य है, इसको पता लगे कि बी संतान कभी भी मां नहीं बन सकती, इसको पता लगे कि ए कभी भी पिता नहीं बन सकता यानी संतान उत्पत्ति के अयोग्य है, तो दोनों के पास ऑप्शन है कि वो जब चाहे एक दूसरे के विरुद्ध शून्य करणीय विवाह के लिए आवेदन करके अपने विवाह को क्या करवा सकता है, शून्य घोषित करवा सकता है, ये न्यायालय के द्वारा करवाना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर उन्हें उन्मत्तता या मिर्गी के दौरा बार बार आ रहा है, तो अगर मान लो बी को बार बार मिर्गी आती है, बी की जो उन्मत्त है, पागल है, जड़ है, ऐसी अवस्था में ए इसके खिलाफ शून्य करणीय विवाह के लिए आवेदन करके विवाह को शून्य करणीय घोषित करवा सकता है। ऐसे ही ठीक बाद में बी को पता लगे कि ए उन्मत्त है या पागल है या इसको मिर्गी के बार बार दौरे पड़ते हैं, तो बी के पास विकल्प है कि वो इस ए के साथ किए गए विवाह को क्या करवा सकती है, शून्य करणीय घोषित करवा सकती है। यहां अगर दोनों पक्षकारों में से कोई भी चाहे तो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो अपने विवाह को शून्य कन्या घोषित करवाए या नहीं करवाए। अगर ये अपने विवाह को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, पागल है तो पागल सही, मैं तो पागल को ही पत्नी मान लूंगा, या ये कहता है कि मैं तो पागल को ही पति मान लूंगा, तो ये विवाह को अगर कंटिन्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, विवाह वैलिड हो जाएगा, विवाह वैलिड ही होगा, वैसे ही वैलिड होगा, चाहे तो शून्य कन्या करवा सकते हैं। अगर ये कहे कि कोई बात नहीं, पति अगर पिता नहीं बन सकता तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो इसको पति मान के इसके साथ ही रहूंगी, हमें कोई संतान की जरूरत नहीं है। ऐसे इसको पता लगे कि भाई ये संतान, ये मां नहीं बन सकती, तो ये कहता है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना बने तो ना बने, हम तो पति पत्नी के रूप में अपना जीवन जो कर्तव्य का निर्वहन है वो करेंगे। तो यानी ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, विवाह को शून्य घोषित करवा सकते हैं, ये ना चाहे तो विवाह वैलिड होगा, ठीक वैसे ही होगा जैसे सामान्य एक विवाह होता है, उसी तरीके से ये वैध विवाह कहलाएगा। तो शून्य कन्या किसको कहेंगे, ऐसा विवाह है जिसको पक्षकार क्या करते हैं, पक्षकार अपनी इच्छा से ऐसे विवाह को शून्य घोषित करवा सकते हैं, ये चाहे तो करवाए और चाहे तो अपने विवाह को कंटिन्यू रख सकते हैं, वैलिड रख सकते हैं। तो इनके पास ऑप्शन रहता है, विकल्प रहता है कि ये ऐसे विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकते हैं। तो शून्य कन्या विवाह जो घोषित करवाएंगे तो केवल तभी होगा जब वो सेक्शन 5 का सब क्लोज 2 और 3 यानी इनमें से है तो ही विवाह को शून्य कन्या घोषित करवाया जा सकता है।
अगर 1, 4, 5 का उल्लंघन किया गया है तो विवाह शून्य होगा। इसको कोई शून्य कन्या घोषित करवाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। विवाह ऑटोमेटिकली क्या होगा, शून्य होगा, यानी ऐसे माना जाएगा जैसे विवाह हुआ ही नहीं हो। विवाह होगा तो उसको कैंसिल करवाया जाता है, इसको कैसे माना जाएगा, कानून की नजर में ये विवाह हुआ ही नहीं। इनको कोई वो राइट नहीं मिलेंगे जो एक वैध पति और पत्नी को मिलते हैं। यहाँ इनको कोई कानूनी लाभ नहीं मिलेगा। विवाह शुरू से ही क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। यहाँ ये बाद में चाहे तो शून्य कन्या घोषित करवा सकते हैं, इनकी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि ये चाहे तो करवाए और न चाहे तो अपने विवाह को वैध विवाह की तरह ही इसका पालन करते रहे। ठीक है, तो अगर एक ये 3 थी सेक्शन 5 का क्लोज 3, अगर मान लो विवाह के समय वर की उम्र 20 वर्ष है और महिला 19 वर्ष की है, तो ये चाहे ए के पास ऑप्शन है, वो कह दे कि भी मैं तो विवाह नहीं रखना चाहता, मेरी तो उम्र कम है, मैं तो कैंसिल कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चाहे तो इसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने विवाह को करवा सकता है सुनने के लिए। ऐसे ही बी के पास भी ऑप्शन है, अगर उसकी उम्र पूरी नहीं है, वो चाहती है कि मैं तो नाबालिग नहीं करवाना चाहती शादी, मैं तो बालिग होंगी उसके बाद करवाऊंगी, मेरी इच्छा से करवाऊंगी, घर वालों ने ऐसे ही कर दिया, तो उसके पास ऑप्शन है कि अगर वो 18 वर्ष से कम है तो वो ऐसे विवाह को क्या कर सकती है, शून्य कन्या घोषित करवा सकती है। तो ये शून्य कन्या विवाह ये पक्षकारों की इच्छाओं पर होगा, पक्षकार की इच्छा पर है। विवाह का कोई भी पक्षकार ऐसे विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकता है जो सेक्शन 5 के सब क्लोज 2 और 3 के उल्लंघन में किया जाता है। इसके साथ साथ अगर प्रत्यर्थी नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है, अगर कोई नपुंसक है, इंपोर्टेंस है, विवाह का कोई पक्षकार अगर नपुंसक है तो विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार जो दूसरा पक्षकार है वो क्या कर सकता है, विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकता है। ठीक है, तो विवाह का मान लो ए या बी में से कोई भी नपुंसकता को ग्रहण किए हुए है, तो दूसरा जो भी पक्षकार है, वधू हो चाहे वर हो, वो क्या कर सकता है, विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकता है। ठीक है, तो ये जो कुछ कंडीशंस थी जिनके कारण विवाह को शून्य कन्या घोषित करवाया जा सकता है। कब करवाया जाएगा, विवाह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर, विवाह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर भीतर ऐसे विवाह को शून्य कन्या घोषित करवाया जा सकता है। यानी जिस दिनांक को विवाह हुआ उस दिनांक से 1 वर्ष के भीतर इनके पास ऑप्शन है कि वो अपने विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकते हैं। 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, उसके बाद ये राइट इनका खत्म हो जाएगा, फिर विवाह कंटिन्यू रहेगा, स्वतः ही ये वैध विवाह मान लिया जाएगा, यानी इसको शून्य कन्या घोषित नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, बल प्रयोग या कपट का पता चलता है, किसी के साथ धोखा हो जाता है, तो वो 1 वर्ष के अंदर विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकते हैं। मान लो उसके साथ धोखा कर लिया, उसे बताया नहीं गया था कि इसे मिर्गी का दौरा आता है, बाद में पता चलता है, तो वो 1 साल के अंदर उसके पास ऑप्शन है, तो विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकता है। न्यायालय करेगा, और न्यायालय तभी करेगा जब न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि जो अर्जीदार है वो विवाह के समय पत्नी के गर्भवती होने के कारण तथ्य से अनभिज्ञ रहा हो, यानी इसको जो भी आवेदन लगाता है उसको उसको ये जानकारी नहीं थी विवाह के समय कि ऐसा जो दूसरा पक्षकार है वो ऐसी संतानोत्पत्ति के अयोग्य है, या ऐसे नपुंसकता है को धारण किए हुए है, या वो चित्त विकृत है, या उन्मत्त या मिर्गी के उसे बार बार दौरे पड़ते हैं। इस बात की जानकारी पक्षकार को विवाह के समय नहीं थी, बाद में पता चला है, इसलिए वो विवाह को क्या करना चाहता है, शून्य कन्या घोषित करवाना चाहता है। इस बात से न्यायालय अगर संतुष्ट हो जाता है तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसे विवाह को शून्य कन्या घोषित कर देगा। या वो पहले से पत्नी पहले से अगर प्रेग्नेंट है, विवाह से पहले प्रेग्नेंट हो गई, दूसरे पक्षकार को बाद में पता चलता है कि ये पहले से गर्भवती है, तो विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकता है।
कुछ चीजें जो उनको साबित करनी पड़ेगी कि ऐसे गर्भाधान के समय दूसरे पक्षकार की पहुंच उस तक नहीं थी। अगर वो इस बात को प्रूव कर देता है तो फिर वो उस विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकता है। यानी ये प्रेग्नेंट किसी दूसरे पुरुष से हुई है तो इस बात को आधार बनाते हुए अपने विवाह को शून्य कन्या घोषित करवा सकता है। दिग्विजय वर्सेस प्रताप कुमारी। दिग्विजय वर्सेस प्रताप कुमारी AIR 1970। दिग्विजय वर्सेस प्रताप कुमारी AIR 1970। दिग्विजय वर्सेस प्रताप कुमारी AIR 1970। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नपुंसकता का अर्थ किसी पक्ष का शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण संभोग करने में अक्षम होना बताया गया है। नपुंसकता का मतलब क्या है? नपुंसकता का मतलब इस केस में बताया गया कि ऐसा पक्षकार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सेक्स करने के अयोग्य है या सेक्स करने में असमर्थ है। अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति क्या है? नपुंसक है। चित्त विकृतता के लिए रत्नेश्वरी वर्सेस भगवती। रत्नेश्वरी वर्सेस भगवती। रत्नेश्वरी वर्सेस भगवती। रत्नेश्वरी वर्सेस भगवती AIR 1950। इस मामले में कहा गया कि विवाह की अकर्तता, अकर्तता का मतलब शून्य करने के लिए प्रयोजनार्थ विकसितता या पागलपन से तात्पर्य ये है कि विवाह में के किसी पक्षकार का विवाह के संस्कारों को समझ पाने में असमर्थ होना। चित्त विकृत किसको कहेंगे? उस व्यक्ति को कहेंगे। जड़ता किसको कहेंगे? उस व्यक्ति को कहेंगे। पागल उसको कहेंगे कि जो विवाह को समझने में असमर्थ है कि ये क्या हो रहा है, ये विवाह के फेरे हो रहे हैं या विवाह के अनुष्ठान हो रहे हैं, इन बातों को समझने में अगर पक्षकार असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? चित्त विकृत कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? चित्त विकृत कहेंगे। किस केस में कहा गया? रत्नेश्वरी वर्सेस भगवती के मामले में कहा गया। यानी चित्त विकृतता किसको कहेंगे? उसे मालूम नहीं चल रहा कि जो कुछ हो रहा है वो विवाह हो रहा है, ऐसा समझने में अगर कोई असमर्थ है तो वो क्या है? चित्त विकृत है। वो क्या है? चित्त विकृत है। ठीक है, ये कुछ कारण थे जिनके आधार पर विवाह को शून्य और शून्य करणीय घोषित करवाया जा सकता है। अब देखिए, अगर ऐसे शून्य और शून्य करणीय विवाहों में अगर संतान उत्पन्न हो जाती है, अगर ऐसे विवाहों से संतान उत्पन्न हो जाती है तो उस संतान की वैधता क्या रहेगी? यानी वो संतान वैध कहलाएगी या अवैध कहलाएगी? इसको लेके बताया गया है कि मान लीजिए संतान, अब विवाह का एक नियम है संतान की वैधता का कि अगर वैध विवाह के दौरान, वैध विवाह से 280 दिन के भीतर अगर कोई संतान उत्पन्न होती है तो संतान वैध मानी जाती है। विवाह के बाद 280 दिन के भीतर अगर संतान उत्पन्न होती है तो वो संतान वैध मानी जाती है, यानी सही मानी जाती है। तो यहाँ अगर किसी के 2 महीने, विवाह के 2 महीने बाद ही संतान हो जाती है तो वो संतान भी क्या कहलाएगी? वैध संतान कहलाएगी। यानी संतान को कोई आपत्ति नहीं है, संतान को कोई कसूर नहीं है, संतान को कानून ने क्या माना है? वैध माना है। जबकि विवाह को शून्य करणीय या शून्य घोषित करवाया जा सकता है, वो अलग मैटर है, लेकिन संतान को वैधता मानी गई, संतान को वैधता प्रदान की गई है। धारा 16, धारा 16 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी संतानों को औरस माना गया है, यानी वैध माना गया है। ऐसी संतानों को क्या माना गया है? औरस माना गया है, यानी वैध माना गया है। सेक्शन 16 के अनुसार शून्य और शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न संतानों को वैध माना गया है सेक्शन 16 के अनुसार। ऐसी संतानों को वे अधिकार प्रदान नहीं किया गया सामान्यतः जो औरस संतान के होते हैं।
यानी इनको वैधता तो दी गई है, लेकिन वो राइट नहीं दिए गए जो एक सामान्य विवाह के 280 दिन में जो संतान होती है, वो राइट इनको नहीं दिए गए। हालांकि इनको वैध माना गया, इनको जायज नहीं इनको अवैध नहीं माना गया। बंशीधर वर्सेज छवि, AIR 1967। बंशीधर वर्सेज छवि, AIR 1967। बंशीधर वर्सेज छवि, AIR 1967। इस मामले में ये कहा गया कि शून्य एवं शून्य कन्या विवाह की संतानें उनके माता पिता की ओर से संतानें समझी जाएगी। शून्य और शून्य कन्या विवाह की संतानें उसकी माता पिता की ओर से संतान समझी जाएगी। ठीक है, ये बात किसमें कही गई? बंशीधर वर्सेज छवि के मामले में कही गई थी। ठीक है, शून्य और शून्य कन्या विवाहों के बीच अंतर क्या है? इन आधारों पर हम इनके कुछ अंतर है जो हम शून्य और शून्य कन्या विवाह के बारे में हम देख सकते हैं। जहां तक कोई डाउट है तो बोलो, फिर इसके जो भी अंतर है 3-4 वो मैं आपको बता देता हूँ। जहां तक कोई डाउट है तो बताइए आप। शून्य और शून्य कन्या विवाह में अंतर। शून्य विवाह है वो प्रारंभ से ही शून्य होता है। शून्य विवाह क्या होता है? प्रारंभ से ही शून्य होता है, यानी इसको शून्य करवाने की जरूरत नहीं है, ये तो स्टार्टिंग से ही जीरो होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग से शून्य होता है। विवाह के पक्षकारों ने अगर सेक्शन 5 की 1, 4 और 5 का उल्लंघन किया है तो विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। जबकि शून्य कन्या विवाह है तब तक वैध रहता है जब तक उसे शून्य कन्या घोषित नहीं किया जाता। जब तक वैध रहता है तब तक उसे शून्य करणीय घोषित नहीं किया जाता। ठीक है, यानी ये स्टार्टिंग में तो वैध होता है, अगर पक्षकार इसे शून्य करणीय घोषित करवाएंगे तो ही शून्य करणीय होगा, अन्यथा ये वैध रहेगा। यहाँ स्टार्टिंग से शून्य होता है, वॉइड होता है। दूसरा अंतर, शून्य विवाह के पक्षकारों के बीच किसी प्रकार के वैवाहिक अधिकार और दायित्वों का उद्भव नहीं होता। यानी शून्य विवाह अगर किसी पक्षकारों के बीच में हुआ है तो उनके बीच किसी भी प्रकार के अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं होते। यानी वो पति पत्नी के जो अधिकार और दायित्व होते हैं वो उनमें उत्पन्न नहीं होते। जबकि शून्य कन्या विवाह के रहते सभी प्रकार के वैवाहिक जो अधिकार है वो क्या रहते हैं? बने रहते हैं, अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है, ये जो शून्य कन्या विवाह है इसमें जब तक नहीं होगा तब तक ये अधिकार और दायित्व क्या होंगे? अस्तित्व में बने रहते हैं, यानी विवाह होते ही अधिकार और दायित्वों का अस्तित्व हो जाता है। तीसरा अंतर, शून्य विवाह की जो अकर्त कराने के लिए न्यायालय की डिक्री की आवश्यकता नहीं है। भाई इसमें शून्य विवाह को शून्य करवाने के लिए न्यायालय की डिक्री की आवश्यकता नहीं है, यानी न्यायालय में कोई भी वाद दायर करके इसे शून्य घोषित करवाने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय की डिक्री की आवश्यकता नहीं है। विवाह है तो क्या है? प्रारंभ से ही शून्य है। विवाह है क्या है? प्रारंभ से ही शून्य है। जब प्रारंभ से ही शून्य है तो इसको शून्य करवाने की जरूरत क्या है? कोई भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कोई रद्द करवाने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी ही निरस्त है, ये तो शून्य है। जबकि शून्य करणीय विवाह के लिए क्या जरूरत है? शून्य करणीय विवाह के लिए न्यायालय की डिक्री आवश्यक होती है। न्यायालय की डिक्री आवश्यक होती है, बिना न्यायालय की डिक्री के विवाह को शून्य करणीय घोषित नहीं करवाया जा सकता। तो न्यायालय की डिक्री की आवश्यकता होती है तभी वो विवाह क्या होगा? शून्य करणीय होगा, अन्यथा वो वैध हो जाएगा फिर बाद में समय व्यतीत होने के बाद। शून्य विवाह के पक्षकार कभी भी दूसरा विवाह कर सकते हैं। शून्य विवाह अगर किन पक्षकारों के बीच में हुआ है तो वह अपना दूसरा विवाह कर सकते हैं। ठीक है, विवाह कर सकते हैं, दूसरा विवाह कर सकते हैं।
मान लो ए और बी के बीच में शादी हुई थी, ए और बी के बीच में, ए के पहले से पत्नी थी, ए के पहले से पत्नी जीवित थी, तो बी क्या कर सकती है, बी, ए ने बी के साथ शादी कर ली छुपा करके, बी उसके पहले से पत्नी जीवित है, ये विवाह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य हो गया तो बी के पास ऑप्शन है, वो कभी भी जाके दूसरा विवाह कर सकती है अपना। इसको कोई न्यायालय से पहले वाले से तलाक या डिक्री करवाने की जरूरत नहीं है, शून्य करवाने की जरूरत नहीं है, ये स्वतंत्र है। ये कहती है तेरे से पहले है क्या, चल छोड़ तू, चल मैं तो दूसरे के शादी करवाती हूँ, ये अपने स्वतंत्र है, कभी भी करवा सकते हैं। ऐसे ही अगर इसके पहले से कोई पति जीवित है, इसको पता लगता है, ये छोड़ के दूसरी शादी करवा सकता है। तो शून्य विवाह के पक्षकार है वो कभी भी दूसरा विवाह कर सकते हैं, जबकि शून्य करणीय विवाह में पक्षकार तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते जब तक कि पहले वाले विवाह को शून्य करणीय घोषित नहीं करवा लेते। तो पहले विवाह को क्या करवाना पड़ेगा, पहले ऐसे शून्य करणीय विवाह को शून्य घोषित करवाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा विवाह कर सकते हैं। जब तक ये विवाह है तब तक पक्षकार दूसरा विवाह नहीं कर सकते। ठीक है। पांचवा अंतर, शून्य विवाह के अंतर्गत पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण करने की हकदार नहीं होती। पांचवा ये है कि शून्य विवाह अगर हो गया किसी पक्षकार के बीच में तो पत्नी भरण पोषण का क्लेम नहीं कर सकती, पति के खिलाफ भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि विवाह शून्य है। जब विवाह शून्य है तो कोई अधिकार ही उत्पन्न नहीं हुआ, ना कोई कर्तव्य उत्पन्न हुआ, तो फिर भरण पोषण का दावा कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती। जबकि शून्य करणीय विवाह के अंतर्गत पत्नी भरण पोषण का क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है। क्या कर सकती है, भरण पोषण का क्लेम कर सकती है, भरण पोषण का दावा कर सकती है। ठीक है, तो ये 5 अंतर है, ये 5 अंतर है जो शून्य और शून्य करणीय विवाह में माने गए हैं। कौन सा, पहला, शून्य करणीय विवाह तो प्रारंभ से शून्य होता है, जबकि शून्य करणीय विवाह तब तक वैध बना रहेगा जब तक इसे शून्य घोषित नहीं करवाया जाता। दूसरी बात, शून्य विवाह में पक्षकारों के बीच में ना तो कोई अधिकार उत्पन्न होते और ना ही कोई दायित्व उत्पन्न होते, जबकि शून्य करणीय विवाह में अधिकार और दायित्व विवाह के साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं, यानी अस्तित्व में आ जाते हैं। तीसरा, शून्य विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए न्यायालय में ना तो वाद दायर करने की जरूरत, ना न्यायालय की डिक्री प्राप्त करने की जरूरत है, वो तो पहले से ही शून्य है। जबकि शून्य करणीय विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए न्यायालय की डिक्री की आवश्यकता होती है, न्यायालय निर्णय पारित करेगा, डिक्री देगा, तभी विवाह शून्य करणीय घोषित होगा। चौथा, शून्य विवाह के पक्षकार कभी भी दूसरा विवाह कर सकते हैं, उनको कोई न्यायालय से पहले तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा ही अपना दूसरा विवाह कर सकते हैं। जबकि शून्य करणीय विवाह के पक्षकारों को अगर दूसरा विवाह करना है तो पहले विवाह से वो क्या करेंगे, पहले विवाह को शून्य घोषित करवाएंगे, डिक्री लेंगे, उसके बाद वो दूसरा विवाह कर सकते हैं। और पांचवा, शून्य विवाह के पक्षकार भरण पोषण, यानी जो महिला है, पत्नी है, वो भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, जबकि शून्य कन्या विवाह की जो पत्नी है वो भरण पोषण का दावा कर सकती है, क्योंकि अधिकार और दायित्व अस्तित्व में है, तो भरण पोषण का उसका अधिकार है, वो अधिकार स्वरूप भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो ये अपना एक विवाह है जो शून्य और शून्य कन्या विवाह है, उसको लेके था। निश्चित रूप से ये आपके समझ में आया होगा और जरूर आपके पेपर के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को भी आप एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर देख करके अपने इस प्रश्न को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।